हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। देखिए, जो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो सेंड की थी तो उसमें मैंने कन्फ्यूशसवाद पढ़ाया था और वो थोड़ा सा आपका बाकी रह गया था, अधूरा रह गया था। तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पढ़ाऊंगी। तो इसमें हम जो बाकी का कन्फ्यूशसवाद है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जो है पीछे की जो वीडियो आपको भेजी थी वो थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में, क्योंकि आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो। फिर मुझसे पूछते हो कि मैम ये किस टॉपिक में लिखना है, फिर किस हेडिंग के अंतर्गत आएंगे ये सारे पॉइंट। तो इसीलिए आपको हमेशा रिमाइंड कराती हूँ कि आपने इससे पहले कौन सी वीडियो सुनी थी या कौन से नोट्स पढ़े थे। तो चलिए, कन्फ्यूशसवाद इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चित्रकला को छोड़कर वो अन्य सभी कलाओं को प्रयोजनीय मानते थे कन्फ्यूशसवादी जो थे, क्योंकि ये मानते थे कि चित्रकला उपयोगी नहीं है और व्यवसायिक के लिए, व्यवसाय चलाने के लिए और अन्य कलाओं का यूज़ करते थे, लेकिन चित्रकला वहाँ पे बहुत ही कम महत्व रखता था। तो इस प्रकार जो है मूर्तिकला भी यहाँ पे विकसित हुई, लेकिन सिर्फ धार्मिक उद्देश्य के लिए। मतलब मूर्तियों का प्रयोग जो ये लोग जो है सिर्फ धार्मिक उद्देश्यों के लिए करते थे। उसमें कोई कलात्मक विशेषताएं ये लोगों ने नहीं बताई हैं, बल्कि बस ये इसको आदर की वस्तु मानते थे। किसको? मूर्तियों को। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाई जाती थी, प्रयुक्त की जाती थी, और इसकी जो है अन्य किसी प्रकार से प्रशंसा नहीं की है, कलात्मक गुण नहीं बताए हुए हैं। चित्रकला के कन्फ्यूशियसवादियों ने उपयोगी कौशल नहीं माना है। विशेष रूप से व्यक्ति चित्रों के वे बहुत आदर करते थे। देखिए, बताया था आपको कि ये जो है चित्रकला के रूप में बस व्यक्ति चित्र ही बनाते थे, जिसमें से किस किस के चित्र बनाते थे? सम्राटों के, वीरों के, पूर्वजों के, इनके चित्र बनाते थे और इनके सम्मान के लिए चित्र चित्रित करते थे। तो चित्रकला को इन्होंने कोई उत्तम कलाओं की श्रेणी में नहीं रखा हुआ है, यह उन्होंने बाधक बताया हुआ है। क्यों? क्योंकि वह इनका कोई लाभदायक व्यवसाय नहीं था। लेकिन कन्फ्यूशसवादियों ने कला को, चित्रकला को दृष्टिहीन भावना से भी नहीं देखा है। देखिए, क्या होता था कि ये कहीं ना कहीं इनके सुलिपि में प्रयोग में आती थी, अनिवार्य थी कला का आना। जैसे मैंने आप लोग को जब फर्स्ट वीडियो भेजी थी चीन की कला की, तो आप लोग को लिपि के बारे में बताया था कि इनकी जो लिपि है वो चित्र लिपि है, चित्रों से निकली हुई लिपि है। तो आपको बताया था, एग्जाम्पल भी दिया था और इसकी पिक्स भी आप लोग के साथ शेयर की थी कि कैसे इनके वर्ड्स होते हैं। तो ये जो चित्र लिपि इनकी होती थी उसको भी लिखने के लिए तूलिका का प्रयोग करते थे ये लोग। इसलिए जो है चित्रकारी आना आवश्यक था, सबको जो है चित्रकला थोड़ा बहुत आना आवश्यक था। क्यों? क्योंकि उनके सुलिपि में अनिवार्यता थी। तो इसलिए ये लोग जो है चित्रकला को हीन भाव से नहीं देखते हैं। और कन्फ्यूशसवादियों ने दो कारणों से इसको एक्सेप्ट किया। किसको एक्सेप्ट किया? चित्रकला को जो है माना। तो कौन कौन सा? पहला एक कारण था कि ये कविता से संबंध रखती है, मतलब कविताओं के साथ साथ चित्र भी बनाए जाते थे, कविता की सहायक मानी गई है चित्रकला। और दूसरा कारण था कि इसमें कन्फ्यूशसवादियों का प्रभाव भी पड़ने लग गया था। तो इसलिए जो है कन्फ्यूशसवादियों ने चित्रकला को स्वीकार किया है। अब देखिए, इसमें क्या होता था, कन्फ्यूशसवाद में जो इनके कवि थे वो भी चित्रकलाओं के बारे में अभ्यास करते थे, चित्रकलाएं सीखते थे। तो फिर इसमें क्या हुआ, जब कलाएं विकसित हुई, चित्रकला विकसित हुई, तो इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट भी आए। तो कौन कौन से आर्टिस्ट हैं वो मैंने आपको नाम भी बताए थे। तो जिनमें से कु खाईचा वांग वेई, कु हुआंग, चांग चीहो, मी फेई, चाओ मेंगफू, नीतसान सेन, चाओ थांगिन तथा बेन चेन मिंग ऐसे कलाकार थे जो अच्छे स्तर पर काव्य रचना करते थे। तो इसमें जो वांग वेई था उसने कला के स्तर को काफ़ी ऊपर उठाया, सीमाओं से ऊपर उठकर उसने प्रयत्न किया कला को ऊपर उठाने के लिए। फिर इसने जो है ज़ीहो, इसमें बताया गया कन्फ्यूशसवाद में, जो ज़ीहो आर्टिस्ट है उसने सडंग बताया हुआ है कि कला का प्राणवान है सडंग। तो जब सडंग का सिद्धांत ज़ीहो ने दिया तब से चित्रकला का थोड़ा बहुत महत्व जो है वो कन्फ्यूशसवाद में बढ़ गया। अब इसमें देखते हैं आगे कि आगे क्या है कन्फ्यूशसवाद में। इस प्रकार चित्रकला को एक नवीन और संपन्नजनक पद प्राप्त हुआ जो परवर्ती युगों के कला इतिहास में प्रमाणित होता है। देखिए, जब ज़ीहो ने सडंग बताए, जब कला को प्राणवान बताया, तो चित्रकला का एक नवीन जो है रूप विकसित हुआ। संपन्नजनक मतलब उसका एक अच्छा रूप विकसित हुआ और उसको एक संपन्नजनक पद प्राप्त हुआ। तो उस टाइम पे इस कला का इतिहास में ये प्रमाणित होता है, जो इसका नया रूप है, नवीन रूप बताया गया है, वो इसमें प्रमाणित हुआ। किसमें? इतिहास में। चित्रकला की एक नई विधा साक्षर कलाकारों की चित्रकला अथवा विद्वान अधिकारों द्वारा अपनाई गई चित्रकला का आरंभ हुआ। अब देखिए, मैंने बताया ना कि चित्रकला एक नवीन रूप में यहाँ पे संपन्न हुई। तो चित्रकला की एक नई विधा, मतलब एक विधा मतलब प्रकार भी हो सकता है और विधा मतलब जो है जेनर भी हो सकता है। तो चित्रकला की एक नई विधा
साक्षर कलाकारों की चित्रकला। देखिए साक्षर क्यों बताया गया, क्योंकि मैंने बताया ना कि इनके लिपियों को लिखने के लिए भी चित्रकला जो है आपको आना आवश्यक होता था, तो इसलिए इन्होंने साक्षर कलाकारों की चित्रकला बताया हुआ है, अथवा विद्वान अधिकारों द्वारा अपनाई गई चित्रकला का आरंभ हुआ। तो जो वहाँ पे विद्वान थे, कलाकार थे, इनके द्वारा जो कला अपनाई गई उसका आरंभ हुआ। यह विश्वास किया जाने लगा कि केवल कन्फ्यूशसवादी चित्रकार ही ब्रह्मांड के नियमों की सूक्ष्मता को समझ सकते हैं। देखिए जब चित्रकला को इन्होंने एक नवीन प्रकार से अपनाया, तो यहाँ पे क्या माना जाने लग गया, विश्वास किया जाने लग गया कि जो कन्फ्यूशसवादी चित्रकार हैं बस वही ब्रह्मांड के नियमों को समझ सकते हैं। तो जो कन्फ्यूशसवादी चित्रकार थे बस वही जो है ब्रह्मांड की सूक्ष्मता, मतलब ब्रह्मांड की छोटी छोटी चीज़ों को समझकर उसको चित्रित कर सकते थे, ऐसा विश्वास किया जाने लग गया। देखिए जब यहाँ पे चित्रकला विकसित हुई तो ऐसा माना जाने लग गया कि ये कलाकार के व्यक्तित्व की उच्च और लाभहीन कार्य में प्रयुक्त होने की स्थिति थी। मतलब जो चित्रकार को महत्व नहीं दिया जा रहा था, चित्रकला को महत्व नहीं दिया जा रहा था, तो इस टाइम पे क्या माना जाने लग गया कि लाभहीन कार्य में प्रयुक्त होने की स्थिति थी। जब नवीन कला का विकास हुआ तब ये जो है लाभहीन कार्य माना जाने लग गया, क्या, चित्रकला और चित्रकला के कलाकार, जिसे कोई कन्फ्यूशसवादी ही प्राप्त कर सकता था। अब जब कला विकसित हुई यहाँ पे तो क्या माना जाने लग गया कि कन्फ्यूशसवादी चित्रकार ही इसको प्राप्त कर सकता है, किस चीज़ को, उच्च और लाभहीन कार्य में प्रयुक्त होने वाली स्थिति को। चित्रकला को कन्फ्यूशसवादी की सहायक बनाने का भी प्रयत्न हुआ, किंतु उसमें सफलता नहीं मिल सकी। अब देखिए चित्रकला का पहले तो महत्व नहीं था, किंतु बाद में इन्होंने जब एक नई कला इन्होंने विकसित की तब इस कला को महत्व मिला, लेकिन क्या हुआ, इसको पूरी तरह से सफलता नहीं मिली इतने प्रयत्न करने के बाद भी। तो यही कह रहा है कि चित्रकला को कन्फ्यूशसवादी की सहायक बनाने का भी प्रयत्न हुआ, किंतु उसमें सफलता नहीं मिली। तो आगे देखते हैं और इसमें क्या है। देखिए आपका जो कन्फ्यूशसवाद था, कन्फ्यूजियनिज्म था, वो यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब आपका दूसरा दार्शनिक के बारे में स्टार्ट होते हैं, तो वो है लाओत्स। तो लाओत्स के बारे में देखते हैं, चलिए। 6ठी शती ईसा पूर्व में ही कन्फ्यूशस से कुछ पहले लाओत्स नामक दार्शनिक विद्वान हुआ। तो लाओत्स कब आया, जब कन्फ्यूशस था उसके पहले आया था, 6ठी शती में लाओत्स आया। देखिए मैंने आप लोग को कन्फ्यूशस पहले इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि कन्फ्यूशस ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और एग्जाम में वो आता भी है। और चाउ डायनेस्टी जब भी आप लिखेंगे तो कन्फ्यूशस और लाओत्स दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो है कन्फ्यूशस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कन्फ्यूशस मैंने पहले पढ़ा दिया और वो लेंदी भी था। लाओत्स के बारे में थोड़ा सा छोटा दिया हुआ। तो देखिए लाओत्स जो है ये भी एक प्रसिद्ध विद्वान दार्शनिक था जो कन्फ्यूशस से पहले आया हुआ था। कब आया हुआ था, 6ठी शती ईसा पूर्व में आया हुआ था। उसके मतानुसार संपूर्ण सृष्टि में ताओ तत्व छिपा है जो सभी वस्तुओं की उत्पत्ति का कारण है। देखिए ये क्या मानते हैं, लाओत्स जो हैं ये मानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में जो है ताओ तत्व छिपा हुआ है। ताओ मैंने आप लोग को देवता भी बताया था, और ताओ के ये लोग कई अर्थ बताते हैं। ताओ मतलब मार्ग भी होता है चाइनीज़ लैंग्वेज में, और देवताओं को भी ताओ कहते थे। बहुत सारी चीज़ों को ये ताओ के अंतर्गत रखते थे, मतलब ताओ वर्ड है उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती थी। तो ताओ तत्व छिपा है जो सभी वस्तुओं की उत्पत्ति का कारण है। तो ये क्या मानते हैं कि ताओ तत्व ही सब में छिपा हुआ है जिससे सारी चीज़ें निकली हुई हैं। तो देखते हैं आगे क्या है। लाओत्स ताओवाद कहलाता है, यह प्राकृतिक का रहस्यवादी दार्शनिक सिद्धांत है। अब देखिए लाओत्स ताओवाद कहलाता है, ये थोड़ा सा सेंटेंस गलत है बेटा, इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा और जूम मीटिंग पे भी बता दूंगी मैं आप लोग को। तो जो लाओत्स ने दिया था, सिद्धांत दिया था, वो था ताओवाद। जो लाओत्स का ये वाद था उसको ताओवाद कहते हैं। तो यह प्राकृतिक का रहस्यवादी दार्शनिक सिद्धांत है। तो ये कैसा सिद्धांत है, रहस्यवादी सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत है, मतलब इसके बारे में जो है पूरी तरह से जानकारी नहीं मिलती, या एक रहस्यवादी सिद्धांत है। लाओत्स ने अनेक विरोधी भी हुए और उसे देश छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना के चित्रण में बैल पर बैठकर जाता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाया गया है। अब देखिए जो लाओत्स था इसके अनेक विरोधी थे, मतलब उस पे जो है बहुत लोग विद्रोह भी करते थे और उसे देश छोड़कर इसलिए जाना पड़ा, चीन छोड़कर उसको जाना पड़ा। तो इस घटना को चित्रण के द्वारा भी दिखाया गया है कि एक बैल पर बैठा हुआ आदमी जो है, बूढ़ा व्यक्ति जो है, उसको भागता हुआ दिखाया गया है। तो ऐसे उन्होंने अपनी जो देश छोड़कर भागने का चित्रण है वो इस चित्रण द्वारा प्रस्तुत किया है। तो अब आगे देखते हैं क्या है। आगे चलकर चीनी प्राकृतिक चित्रण में ताओवादी रहस्यात्मकता बहुत लोकप्रिय हुई।
तो देखिए मैंने बताया ना कि ये जो लाओत्स हैं वो समय ताओ छिपा हुआ मानते हैं, तो यही कह रहे हैं कि आगे चलकर जो है चीनी प्राकृतिक चित्रण में भी ताओवादी की रहस्यात्मकता देखने को मिलती है, जो कि बहुत लोकप्रिय है। ताओवाद ने चीनी कला एवं सभ्यता को सर्वाधिक प्रभावित किया। किसको प्रभावित किया? ताओवाद, जो लाओत्स का ताओइज्म है वो देखिए किस किस को, चीनी कला एवं सभ्यता को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। चीनी भाषा में ताओ का अर्थ मार्ग है, एक ऐसा सुनिश्चित और व्यवस्थित मार्ग जिसमें सुरक्षा हो, खो जाने अथवा संकटग्रस्त हो जाने का भय न हो और एक सीधा दिशा बोध हो। मैंने बताया ना कि ताओ के कई सारे अर्थ बताए हुए हैं। ताओ एक जो है वर्ड है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ताओ का अर्थ क्या बताते हैं चीनी भाषा में कि उसका अर्थ होता है मार्ग, एक ऐसा मार्ग जो सुनिश्चित है, जो व्यवस्थित मार्ग है, जिसमें सुरक्षा है और खो जाने का भय नहीं है तथा संकटग्रस्त हो जाने का भी भय नहीं है, और एक सीधा जो है दिशा निर्देश कराती है, बोध कराती है। तो ताओ एक ऐसा मार्ग है, मतलब इस ताओवाद के अंतर्गत वो जो मार्ग बताते हैं वो बहुत ही व्यवस्थित, सुनिश्चित, और इसमें कोई भी संकट नहीं है, कोई भी खो जाने का डर नहीं है। बस इसमें क्या है, सीधा दिशा निर्देश है, सीधा दिशा का बोध होता है। तो ऐसा ताओ के अंतर्गत मानते हैं। 7वीं शती के लगभग से ताओ के देवी देवताओं की सृष्टि आरंभ हुई, जिसमें देवता, आत्माएं, भूत, राक्षस तथा अमर व्यक्ति कल्पित किए गए। अब देखिए 7वीं शती में क्या हुआ, 6ठी शती में लाओत्स आया, 7वीं शती में क्या हुआ, ये जो है ताओ के देवी देवताओं की सृष्टि आरंभ हुई। ताओ मैंने बताया ना कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो देवी देवताओं की सृष्टि आरंभ हुई, मतलब उनको बनाना स्टार्ट किया देवी देवताओं को। तो इसके अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें स्टार्ट हुई, देवता, आत्माएं, भूत, राक्षस तथा अमर व्यक्ति, ये सब कल्पित किए गए। कल्पित मतलब कल्पना करके उनको बनाया गया, इमेजिनेशन से ये सारी चीज़ें बनाई गई। तो आगे देखते हैं, चलिए। ऐतिहासिक तथा अर्ध ऐतिहासिक मानवीय आकृतियाँ विचित्र जंतुओं की अपेक्षा अधिक अंकित की जाने लगी। तो देखिए जो ऐतिहासिक मानव आकृतियाँ हैं और जो अर्ध, जो मतलब पहले की आकृतियाँ हैं मानवीय आकृतियाँ, और जो अर्ध ऐतिहासिक मानवीय आकृतियाँ हैं वो अंकित ज़्यादा की जाने लग गई, जो है किसकी अपेक्षा, जंतुओं की अपेक्षा। देखिए पहले जो मैंने आप लोग को बताया कि जो है पक्षी बनाते थे, पशु बनाते थे, ड्रैगन बनाते थे, तो इस टाइम पे क्या हुआ, कौन सी आकृतियाँ ज़्यादा बनाई जाने लग गई, मानव आकृतियाँ जो है ज़्यादा बनाई जाने लगी विचित्र जंतुओं की अपेक्षा। मैंने विचित्र विचित्र प्रकार के आपको जंतु बताए थे कि कांटेदार पक्षी और पीछे मुड़ता हुआ एक गोल चक्करदार पक्षी, तो ऐसे से विचित्र प्रकार के जंतु बताए थे कि पात्रों पर प्राप्त हुए हैं चित्रण। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो है मानवीय आकृतियाँ ज़्यादा अंकित की जाने लग गई। ताओवाद के प्रवर्तक लाओत्स का भी चित्रण होने लगा। कुछ देवियां तथा परियां भी सम्मिलित कर ली गई। अब ताओवाद के जो प्रवर्तक है, तो ताओवाद किसने बनाया था, लाओत्स ने। तो लाओत्स के भी चित्रण इस टाइम पे होने लग गए थे, और उनके साथ साथ कुछ देवियां और परियां भी सम्मिलित कर दी गई। उनके चित्रण के साथ साथ देवियां और परियां भी बनाई जाने लग गई। नदियाँ तथा सागरों की देवियाँ की भी कल्पना हुई। चंद्रमा तथा नक्षत्रों से भी कुछ आकृतियों का संबंध जोड़ा गया। देखिए मैंने आपको पीछे स्लाइड में बताया ना कि ये लोग कल्पित चित्र बनाते थे देवताओं के, राक्षस के और व्यक्तियों के, अमर व्यक्तियों के। तो यहाँ पे क्या बनाने लग गए, कल्पना करके। अब देखिए नदियाँ तथा सागरों की देवियाँ, इनको भी अपने इमेजिनेशन से इनकी नदियों और सागरों की जो देवी थी उनके भी ये लोग चित्रण करने लग गए। चंद्रमा तथा नक्षत्रों से भी कुछ आकृतियों का संबंध जोड़ा गया है, और जो कुछ आकृतियाँ बनाई गई हैं उनको चंद्रमा और नक्षत्रों के साथ भी जोड़ा गया है। आकृतियों को जोड़ा गया है, मतलब उनके साथ उनका कुछ लिंक दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं। इन सभी आकृतियों की सामाजिक, धार्मिक क्रियाकलापों तथा अनुष्ठानों में आराधना होने लगी। अब देखिए ये जो सारी आकृतियाँ इस टाइम पे बनने लग गई थी, तो ये क्या हुआ, सामाजिक और धार्मिक क्रियाकलापों में भी ऐसी जो चित्रण है वो यूज़ में आने लग गए थे, तथा अनुष्ठानों में आराधना होने लगी। जो रिचुअल्स होते थे उनमें इनके पूजा पाठ किए जाने लगे। देखिए जो हम लोग भी अभी ये गंगा जी बना देते हैं, गंगा माता को जो बनाया जाता है, तो वो भी तो एक इमेजिनेशन ही है, किसी ने देखा तो है नहीं गंगा माता को। तो वैसे ही ये जो है नदियों और सागरों की देवियों को भी कल्पना करके बनाते थे, और जो है कुछ आकृतियों को ये चंद्रमा और नक्षत्रों के साथ जुड़ा हुआ भी दिखाते थे, उनके साथ भी इनका कनेक्शन दिखाते थे। और ये जो सभी आकृतियाँ बनाई गई थी तो इनके सामाजिक और धार्मिक क्रियाकलापों में यूज़ आने लगी। धार्मिक अनुष्ठानों में जो रिचुअल्स होते थे, आराधना होती थी, उसमें जो ये आकृतियाँ हैं वो प्रयोग में आने लग गई थी। तो लाओत्स के बारे में जो है
आपको इतना बताती हूँ अभी, और बाकी का थोड़ा सा और है वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो इस वीडियो में आप लोगों को जो आगे बताए हैं सारी चीज़ें वो आप लोग एक ध्यान से पढ़ लेना, और इसके बारे में लाओत्स के बारे में भी पढ़ लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है कन्फ्यूशस के साथ साथ, क्योंकि दोनों के बारे में भी पूछ लेता है कभी कभी कि चाउ डायनेस्टी के 2 दार्शनिक के बारे में वर्णन करें। तो लाओत्स के बारे में थोड़ा सा ये पढ़ लेना, बाकी का थोड़ा सा जो बचा है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूँगी। तो इससे रिलेटेड जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करें। थैंक यू।